नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे टीसीएस अंडर जीएसटी, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी टीडीएस अंडर जीएसटी की। टीडीएस अंडर जीएसटी के अंदर हमने पढ़ा था कि सर सप्लायर कौन हो सकता है, एनी पर्सन, और रेसिपिएंट कौन होगा, नोटिफाइड एंटिटी। अगर सप्लायर है एनी पर्सन और रेसिपिएंट है नोटिफाइड एंटिटीज, और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है 2.5 लाख रुपए से, वो भी टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज की होनी चाहिए, तो नोटिफाइड एंटिटीज टीडीएस डिडक्ट करेंगी पेमेंट करते टाइम सप्लायर को। ठीक है जी। आज बात करेंगे टीसीएस अंडर जीएसटी, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पहले पढ़ा था हमने टीडीएस, अब बात कर रहे हैं हम टीसीएस अंडर जीएसटी की। देखिए होता क्या है, एग्जांपल सुनिएगा। लास्ट टाइम मैंने टीडीएस पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, तो उसके अंदर भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, और उस एग्जांपल से मैंने आपको एक क्लैरिटी दी थी कि सर टीडीएस का कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, इसी तरीके से टीसीएस का कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे एग्जांपल को फ्लो में सुनना और फ्लो में समझना, आप बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको टीसीएस समझने के लिए। देखिए, एक लेमन है, लेमन की तरीके से हम समझाएंगे आपको, बिल्कुल आराम से सुनना, समझना इसको अच्छे से। देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अर्बन क्लैप, या फिर आपका हो गया ओला, उबर, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर अपनी सर्विसेज देता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और रेसिपिएंट सप्लायर की सर्विसेज लेता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दैट मीन्स नट शेल में मैं अगर कहूं तो सिंपल वर्ड्स में, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कस्टमर को। इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, तो इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे फ्लिपकार्ट है, अगर हमें कोई सामान बेचना है सप्लायर को फ्लिपकार्ट पे, तो उसको फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर होना पड़ेगा। अब सप्लायर अपना सामान डायरेक्ट कस्टमर को ना बेचकर फ्लिपकार्ट के थ्रू कस्टमर को बेच रहा है, तो फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, डेफिनेशन क्या होती है। ये तो मैंने लेमन लैंग्वेज में समझाया आपको कि फ्लिपकार्ट क्या है, अमेजोन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन इसी बात को हम टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मिस्टर ए, एग्जांपल सुनिएगा पहले। मिस्टर ए एक सप्लायर है ऑफ गुड्स या सर्विसेज का। एग्जांपल में हम गुड्स लेंगे। मिस्टर एक सप्लायर है गुड्स का, अपने गुड्स सोल्ड करता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज फ्लिपकार्ट, टू अ कस्टमर, जिसकी गुड्स की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, जिसपे 18% का जीएसटी लगता है। इस केस में who are the persons liable to deduct TCS? क्या बोला सर मैंने, who are the person liable to deduct TCS? देखिएगा, हम कस्टमर हैं, लेट सपोज सप्लायर ने गुड सोल्ड करे हमें 10 लाख रुपए की, जिसपे 18% का जीएसटी लगता है। देखिए, मैं कस्टमर हूं, मैं पेमेंट किसको करूंगा, क्या मैं कभी हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं? इस केस में कभी नहीं करते। हमारी पेमेंट जाती है फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट आगे सप्लायर को पे करती है, वो उनका प्रोसीजर है। हम किसको पे करते हैं, फ्लिपकार्ट को सर। तो कस्टमर क्या कर रहा है, 10 लाख रुपए पे करेगा गुड्स के ईसीओ को, दैट इज फ्लिपकार्ट को। प्लस में हम क्या पे करेंगे, 1,80,000 रुपए का जीएसटी, दैट इज 18% ऑफ 10 लैक्स। किसको पे कर रहे हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट को। तो कस्टमर ने, हमने कितना पे किया फ्लिपकार्ट को, 10 लाख रुपए तो गुड्स के पे किए, और उस पे 18% का जीएसटी, दैट इज 1,80,000 रुपए का जीएसटी हमने पे किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज फ्लिपकार्ट। चलिए, गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है सर आपने जो पैसा कलेक्ट किया कस्टमर से,
आप उस पैसे को सप्लायर को ट्रांसफर करने से पहले जो वैल्यू ऑफ गुड्स है दैट इज 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का 0.5%, क्या बोला मैंने, 0.5%। गवर्नमेंट कहती है 10 लाख रुपए का 0.5% पैसा आप डिडक्ट कर लो और बैलेंस जो पैसा बचेगा वो आप सप्लायर को पे कर दो। तो 0.5% 10 लाख रुपए का आता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए फ्लिपकार्ट डिडक्ट कर लेगी, किसके, सप्लायर के। किस नाम से डिडक्ट करेगी, टीसीएस के नाम से, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नाम से। और बैलेंस पेमेंट जो है 9,95,000 रुपए की सप्लायर को कर देगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है जी। और साथ में एक पेमेंट और करेगी, जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,80,000 रुपए, वो 1,80,000 रुपए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे कर देगी, किसको, सप्लायर को। क्या क्या पढ़ा हमने एग्जांपल में, कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा और 10 लाख रुपए पे कर दिए, 1,80,000 रुपए जीएसटी के पे कर दिए। फ्लिपकार्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसने 10 लाख का 0.50% दैट इज 5,000 रुपए, 5,000 रुपए टीसीएस के नाम से डिडक्ट कर लिए, अपने पास रख लिए और बैलेंस पेमेंट सप्लायर को दे दी 9,95,000 रुपए, साथ में 1,80,000 रुपए का जीएसटी सप्लायर को पे कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि फ्लिपकार्ट, क्या इस पैसे को अपने पास रखेगी 5,000 रुपए को, नहीं सर, कभी नहीं रखेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इस पैसे को अपनी रिटर्न फाइल कर देगी GSTR 8 फॉर्म में, जो कि फाइल होती है जिस मंथ में सप्लाई हुई है उससे नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा करा देगी वो पैसा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी सर, गवर्नमेंट इस पैसे को सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर क्रेडिट कर देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी सर, इस पैसे को 5,000 रुपए को सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर क्रेडिट कर देगी और सप्लायर इस पैसे का क्या करेगा, वो यूज कर सकते हैं इस पैसे को टू पे एनी लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी। ओके सर, ये कंसेप्ट है हमारा। आपको क्या ये चीज समझ आ रही है? थैंक यू सर। चलिए देखिए, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, अब पढ़ते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। बेसिकली एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अदर देन एजेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं होनी चाहिए, वो क्या करेगी, कलेक्ट करेगी पेमेंट फ्रॉम कस्टमर और शैल बी लायबल टू कलेक्ट टीसीएस ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्या कह रहे हो सर? देखिए, सप्लायर ने अपना सामान बेचा फ्लिपकार्ट के थ्रू किसी कस्टमर को, लेट सपोज उसने सामान बेचा अपना 11 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए का सामान बेचा सप्लायर ने फ्लिपकार्ट के थ्रू किसी कस्टमर को। कस्टमर ने क्या किया, 1 लाख रुपए का सामान वापस कर दिया कि सर मुझे नहीं लेना ये सामान। नेट कितना सामान परचेज किया कस्टमर ने, 10 लाख रुपए का सर। तो क्या पढ़ा हमने, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज फ्लिपकार्ट, जो कि एजेंट नहीं होनी चाहिए, और क्या करेगी, ये कलेक्ट करेगी पेमेंट कस्टमर से, और जो पेमेंट कलेक्ट करी इसने एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, जो पेमेंट कलेक्ट करी इसने उस पेमेंट पे, उसकी भी नेट वैल्यू पे, 11 लाख का सामान फ्लिपकार्ट ने बेचा था सप्लायर का कस्टमर को, जिसमें से 1 लाख रुपए का सामान आपका कस्टमर ने वापस कर दिया। तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट की बात नहीं कर रहे, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी हो गई आपकी, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पे टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एट द रेट ऑफ 0.50% के हिसाब से। चलिए, टीसीएस कब कलेक्ट होगा सर? देखिए, जैसे ही फ्लिपकार्ट सेल कर देगा, जैसे ही फ्लिपकार्ट सेल कर देगा, तुरंत ही उसी महीने का टीडीएस अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, चाहे कस्टमर ने पेमेंट करी हो या नहीं करी हो। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए बेटा, होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट है,
उसने एक मोबाइल फोन सेल किया किसी कस्टमर को, सप्लायर रजिस्टर्ड हुआ फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लायर ने एक मोबाइल फोन सेल किया कस्टमर को। अब फ्लिपकार्ट आजकल एक ईएमआई का ऑप्शन भी देता है कि अभी कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी पैसे आप बाद में दे देना। लेट सपोज कस्टमर ने अभी 2 लाख रुपए पे करे, मोबाइल फोन की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो क्या पूरे 10 लाख रुपए पे टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, टीसीएस डिडक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? जी हाँ, पूरे 10 लाख रुपए पे टीसीएस कलेक्ट होगा सर। पेमेंट चाहे नेक्स्ट मंथ आएगा, बैलेंस पेमेंट चाहे अगले महीने आती रहे, कोई बात नहीं होगी। तो व्हेन सप्लायर मेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए सर, टीडीएस के अंदर हमने पढ़ा था, वहां पर एक मॉनेटरी लिमिट थी कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सीड होनी चाहिए सर 2.5 लाख रुपए से, तब लगेगा वहां पर टीडीएस के प्रोविजंस। लेकिन टीसीएस के अंदर कोई ऐसी मॉनेटरी लिमिट नहीं है। चलिए जी, अब पढ़ते हैं किस रेट से लगेगा। देखिए हमने पढ़ा था 0.50%, ये तो टोटल रेट है। अगर इंट्रा स्टेट सेल हुई है तो इंट्रा स्टेट सेल के केस में होगा सर 0.25% सीजीएसटी प्लस 0.25% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट सेल होती है तो 0.50% आईजीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग बातें, नई बातें सर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर नो टीसीएस। कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा, कोई टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखिए, अगर सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नंबर सेकंड सर, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तब भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। देखिए टीसीएस के प्रोविजंस, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहे? लेट सपोज ईसीओ ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया और सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है अगर, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा कैसे क्रेडिट होगा? तो अगर सप्लायर क्या है अनरजिस्टर्ड, तो कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नंबर 3 है सर, व्हेन सप्लायर सप्लाइज those goods and services to recipient on which recipient is liable to pay tax on RCM basis। अगर रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पे करता है तो कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखिए ये तीनों बातें हमने टीडीएस के अंदर भी पढ़ी थी कि यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, जो ये 3 बातें पढ़ी हमने, और यही 3 बातें सेम टीसीएस के अंदर भी आती है हमारी। ठीक है जी, अगला पॉइंट आता है सर आपका, When electronic commerce operator is an agent। अरे डेफिनेशन में ही तो पढ़ा था कि टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? एवरी ईसीओ अदर देन एजेंट। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर ईसीओ क्या है, एक एजेंट है, तब भी कोई टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। चलिए अगला पॉइंट आता है सर आपका, वेयर सप्लायर सप्लाई हिज ओवन प्रोडक्ट थ्रू हिज ओवन वेबसाइट। अरे जब मेरी वेबसाइट है, मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, क्या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है? मैं सप्लायर, मैंने अपनी वेबसाइट से सामान बेचा, क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बीच में आ रहा है? नहीं, तो कभी भी इस केस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगला पॉइंट आता है सर आपका, व्हेन सप्लायर इटसेल्फ रिसीव द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। एग्जांपल देता हूं सर, सप्लायर ने सामान बेचा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, दैट इज फ्लिपकार्ट के थ्रू। अब फ्लिपकार्ट और सप्लायर के बीच में एक डील होती है कि सर मैं सामान तो फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचूंगा, लेकिन पेमेंट मैं कस्टमर से डायरेक्ट अपने अकाउंट में लूंगा, फ्लिपकार्ट पेमेंट नहीं कलेक्ट करेगी यहाँ पर। तो इस केस में भी कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक केस आता है सर, नोटिफाइड सर्विसेज है, अगर 95 की सेक्शन नंबर 95 की अगर नोटिफाइड सर्विसेज है तो उस केस में भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, वो सर अलग से पढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि टीसीएस कलेक्ट करेगा उस पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा उसको अंडर सेक्शन 24। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, चल ध्यान से सुनिएगा, इन अ केस वेयर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो फाइनली रिलीज द पेमेंट to the supplier
shall require to collect TCS। क्या मीनिंग सर, हमें समझ नहीं आया। चलिए देखिए, मैं एक कस्टमर हूं, मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर प्लेस किया। अब फ्लिपकार्ट ने वो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी भी सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब कस्टमर ने कहा कि सर मेरे को नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए। फ्लिपकार्ट क्या करती है, अमेजोन से वो प्रोडक्ट परचेज करती है। अमेजोन कहां से खरीदेगी प्रोडक्ट को? अमेजोन के पास भी बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जिस तरीके से सप्लायर्स अपना सामान बेचते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, सेम उसी तरीके से सप्लायर अपना सामान अमेजोन के थ्रू भी बेचते हैं। तो इस केस में क्या होगा सर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट करेगा वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। इस केस में टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? अमेजोन। क्या मीनिंग सर, एक बार दोबारा बताइए सर, समझ नहीं आया मुझे। देखिए, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट के पास वो सामान था नहीं। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, वो सामान अमेजोन से परचेज किया। अमेजोन ने वो सामान किसी सप्लायर का सामान फ्लिपकार्ट को सेल कर दिया। फ्लिपकार्ट ने कस्टमर को भेज दिया वो सामान। अब कस्टमर ने किसको पेमेंट करी? फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट ने किसको पेमेंट करी? अमेजोन को। अमेजोन ने अल्टीमेटली वो पेमेंट किसको रिलीज कर दी? ओरिजिनल सप्लायर को। अरे नॉर्मल सी बात है। तो इस केस में जो टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे वो अमेजोन पे लगेंगे। ओके सर, चलिए। लेकिन बात होती है अगर, हाउएवर, इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व्ड इज supplier itself, then it shall not be liable to collect TCS. Other electronic operator shall be required to collect TCS। सर हमें समझ नहीं आती आपकी इंग्लिश। चलिए, होता क्या है सर, सेम केस है। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट के पास सामान था नहीं, फ्लिपकार्ट जाती है अमेजोन के पास। अमेजोन अब किसी सप्लायर के पास नहीं जा रहा। अमेजोन कहती है सर ये पानी की बोतल है। अमेजोन कहती है सर ये तो हमारा ही प्रोडक्ट है, हम किसी सप्लायर से परचेज नहीं करते, ये हमारा प्रोडक्ट है। दैट मींस ये प्रोडक्ट किसका है? अमेजोन का प्रोडक्ट। अमेजोन क्या कहती है, हम ही सप्लायर इस प्रोडक्ट के। तो इस केस में जिसने पेमेंट रिलीज करी टू फाइनल सप्लायर, इस केस में फाइनल सप्लायर कौन हुआ? अमेजोन। और पेमेंट किसने रिलीज करी? फ्लिपकार्ट ने। तो सर जो प्रोविजंस लगेंगे टीसीएस के वो लगेंगे फ्लिपकार्ट पर, ना कि अमेजोन पर। चलिए आगे बात आती है सर, every electronic commerce operator shall deposit the TCS to the government within 10 days from the end of the month। जैसे ही मंथ खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर टीसीएस गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। चलिए जी, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न, दैट इज जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपनी मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जिस महीने में सेल करी है उस महीने से अगले महीने की 10 तारीख तक। एनुअली जो जिस फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, लेट्स सपोज 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। चलिए आगे पढ़ते हैं सर, लेट फीस फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट, दैट इज जीएसटीआर 8। अगर लेट फाइल करती है मंथली स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो 200 रुपए पर डे फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों के लिए है सर ये, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपए ये लेट फीस लगेगी। और हमने पढ़ा था सर टीसीएस जो कलेक्ट करेगी शैल बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सप्लायर, और सप्लायर उससे क्या करेगा, अपनी कोई भी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है, दैट इज एनी जीएसटी लायबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल फाइल एनुअल स्टेटमेंट बाय 31 दिसंबर, पढ़ा था सर हमने, ऑफ सक्सीडिंग मंथ, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, गिविंग डिटेल्स ऑफ, क्या डिटेल देगा सप्लाई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जब वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें क्या क्या डिटेल देगा सर? दो डिटेल्स देगा, अमाउंट कलेक्टेड एट एस टीसीएस, जो टीसीएस के रूप में उसने अमाउंट कलेक्ट किया। नंबर 2, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, कितनी उसने सेल करी गुड्स और सर्विसेज। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये दो डिटेल क्यों मांगी है। लेट्स सपोज एक फ्लिपकार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, इसने क्या किया पूरे साल के अंदर, लेट्स सपोज हमने एज्यूम करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए के गुड्स से सोल्ड किए, टैक्सेबल गुड्स कस्टमर को। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, 1 लाख करोड़ रुपए के टैक्सेबल गुड्स सोल्ड किए
किसको? कस्टमर को। अब ये एक तो ये स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। नंबर सेकंड देगा इसने कितना टीसीएस कलेक्ट किया। अगर जितना इसने टीसीएस कलेक्ट किया वो अमाउंट और जो इसने सेल करी है उसका अमाउंट परसेंटेज ऑफ टीसीएस के अकॉर्डिंगली अगर मैच कर गया तो गवर्नमेंट कहती है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो मैच नहीं करता तो इस पर प्रोसीडिंग्स की जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।